ब्रिगेडियर साहब, आई वुड रिक्वेस्ट योर इनपुट इन दिस। ईरान ने जो कहा है, देखिए वी आर इन प्रिंसिपल वी आर नो सपोर्टर ऑफ न्यूक्लियर आर्सनल्स, लेकिन ये तो बड़ी आलमी ताकतों ने आपकी एग्जिस्टेंस का एक बना दिया है वजह, जिसके बगैर अब आपका जिंदा रहना एक सॉवरेन स्टेट के तौर पर, और ईरान देख चुका है टाइम एंड अगेन उसके खिलाफ एग्रेशन हो रहा है। तो क्यों उन्होंने इस तरह से किया है? यह डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है या दे रियली मीन इट? एंड इफ दे मीन इट देन दे विल रिमेन वल्नरेबल टू अटैक्स एनी मोमेंट। ब्रिगेडियर साहब, ईरान की बात कर रहे हैं आप? जी सर। जी देखें कि ईरान के जो जिस तरीके से उन्होंने डॉक्यूमेंट जो रिलीज किए हैं, उसमें एटलीस्ट जो मैसेजिंग उन्होंने की है कि उन्होंने कहा कि हमारी रीच है, एक्सेस है, कहाँ कहाँ तक है। उन्होंने कहा हमने मोसाद को भी डिफीटेड देम और ये हमने इंफॉर्मेशन ली है। फिर उसके साथ देखें कि इसको वो सब्सिक्वेंटली इस डेटा को दे आर क्लेमिंग कि मिलियंस ऑफ पेजेस इसमें हैं, तो वो एज ए लिवरेज के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें वो कह रहे हैं कि कोलैबोरेशन जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ है और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ है, उसका डाटा भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो उसके लिए ये यूज कर सकते हैं। फिर उन्होंने और जो ईरानी स्पाई कर रहे थे फॉर इजरायली, वो पकड़े गए हैं, उनको एग्जीक्यूट इन्होंने कर दिया है। जब जहां तक बात रही ईरान का अपना न्यूक्लियर जो सिस्टम है, देखें उस पर तो इवन E3 कंट्रीज है जो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में है, फ्रांस, जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम, वो भी यही कह रहे हैं जीरो इन्वेस्टमेंट। एक वो है। सेकंड उन्होंने कहा भाई आप इंस्पेक्टर्स को अलाउ करें, वो आके यहाँ पे वो चेक करें। तो फिर इस तरह जिस तरह उनके रहबर ने कहा कि देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज एज फार एज एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम इज कंसर्न, तो वो उस पर एडमेंट है। लेकिन देयर इज अ गैप है, कोई अबाउट 60 डेज का दिया हुआ है। अगर इसमें इम्प्लीमेंट होता है, कोई पेचअप होता है तो ठीक, वरना उसमें मजीद इस पर सैंक्शन लग जाएंगे। और ईरान ने कहा कि आप जो मर्जी कर रहे हैं, हम अपने पाँव पे खड़े रहेंगे और हम इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो ताहम ये है कि सब्सिक्वेंटली ईरान के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं कि अगर ये चीज़ जिस तरह अगर वो इस पर कोई फ्रूटफुल चीज़ होती नहीं है, तो इजराइल भी यकीनन इसके बाद सेटबैक होगी। जब ये डाटा लीक हुआ है, सो अमेरिकन की भी रियलाइजेशन हो रहेगी। सो लाइकली कुछ हो सकता है, बट नॉट इन नियर फ्यूचर, मे बी आफ्टर सम टाइम। अच्छा एयर मार्शल साहब, लेकिन सर क्या आप देख रहे हैं कि ईरान ने तो ऐलान कर दिया है कि हम नहीं करेंगे, एटम बम नहीं बनाएंगे, लेकिन वो यूरेनियम की अफसूदगी से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो इसके बावजूद क्या हुआ, एटम बम नहीं बनाएंगे, क्या उन पर जो है वो पाबंदियां हट सकती हैं या उन पर दोबारा हमला हो सकता है? दूसरा सर, क्या ईरान ने भी इस माहदे को, जो पाक सऊदी माहदा है, उसको अप्रिशिएट किया है? क्या ईरान भी इस माहदे के अंदर आ सकता है और तुर्की भी आ सकता है? देखिए मेरे ख्याल में नियर फ्यूचर में कोई चांसेस नहीं है कि बाकी इसमें मालिक फौरन आ जाए। इट विल टेक सम टाइम। इसमें यह है कि जिस तरह वेस्ट में या कुछ हमारे अपने लोग हैं, इसको ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई इसको आइडियालॉजी से लिंक कर रहा है, कोई इसको इस्लामिक वो एक किस्म के अलायंस बना रहा है। तो अगर ऐसा प्रोपेगेंडा होगा और या खास तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज ऐसा करेंगे, तो और फोर्स फिर एक इस्लामिक ब्लॉक तब जाके बन सकता है। वरना अभी जैसे सर कतर की अभी आप बात कर रहे थे, कतर के देखे हमारे कोई अंडरस्टैंडिंग कतर के साथ नहीं है, कोई एग्रीमेंट हमारा कतर के साथ नहीं है। अगर देखे अवल तो कतर कुछ करेगा नहीं, अगर करता भी है इट विल बी सिंबॉलिक, दैट टू स्क्रिप्टेड होगा, अंडरस्टैंडिंग के साथ होगा। वरना कतर की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। वरना डिप्लोमेटिकली इंपॉर्टेंट मुल्क है, अल जज़ीरा की वजह से इंपॉर्टेंट है, मीडिया की वजह से, और अच्छा, बहुत सारे एक और पहलू की तरफ ब्रिगेडियर साहब आपकी तवज्जो दिलाऊंगा, और एयर मार्शल साहब, ये हुतीज जो हैं वो अंदर जाके एयर डिफेंसेस बिल्कुल वल्नरेबल हो गए हैं। मैं आई हैव टू पार्ट क्वेश्चन दिस एयर मार्शल साहब। पहला तो ये कि क्या इजराइल इतना वल्नरेबल है कि वो ऐसी रैगटैग आर्मी जो है वो उसके भी वो पहुंच रहे हैं? एंड सेकेंडली एक और बड़ी हम चीज़ देख रहे हैं, हमने देखा इटली में कल 2 दिन पहले इतना बड़ा मुजाहरा हुआ। तो ये जो रूलिंग क्लासेस हैं, इट सीम्स दैट इन एट दिस पॉइंट इन हिस्ट्री हैव बीन पिट अगेंस्ट द मैसेज एट लार्ज एंड दे डू नॉट रिप्रेजेंट द एस्पिरेशन। हम यूरोप में देख रहे हैं लोग निकल रहे हैं, इवन अमेरिका में निकल रहे हैं। तो डू यू थिंक कि ये सारा क्राइसिस खुद साख्ता है? आज की जो आलमी इशराफिया है, हुक्मरान, ब्रिगेडियर एयर मार्शल शाहिद अख्तर साहब, 2 सवाल है मेरे आपसे जनाब। जी देखें, पहला आपने शायद पूछा था कि क्या हुतीज की जो है वो हुतीज का इजराइल पे हम सुना है हमला हुआ है। जी देखें, एयर एक्सेस जो है वो बड़ी लिमिटेड सी होती हैं।
मतलब बहुत ही छोटा फ्रैक्शन है जो वहां पे पहुंच पाता है। लेकिन नॉनदलेस एक जो डिटर्मिन्ड एग्रेसर होता है, ये एक बड़ी फेमस है कि वो अपना रास्ता बना ही लेता है, बट उसे कोई सिग्निफिकेंट थ्रेट नहीं है हूती से इजराइल को इन दैट सेंस। मतलब रेड सी में जो ट्रैफिक है उसको हो सकता है, बट एज ए इजराइल को एज ए स्टेट उससे ऐसा कोई खास थ्रेट नहीं है। बट ऑब्वियसली वो एक एनिमी है, तो एक एनिमी का होना जो है वो एक सिग्निफिकेंस जरूर रखता है कि, और एनिमी भी ऐसा है कि जो बहुत डिटर्मिन्ड है। बाकी आपने जो दूसरी बात कही, देखें एक चेंज है वर्ल्ड में रीसेट हो रहा है। उस रीसेट की वजह से बहुत सारी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। एक रीसेट हो रहा है कि जो 200 साल का इकोनॉमिक सिस्टम था जिसमें डॉलर की अजारादारी थी, उस और बैंकिंग सिस्टम है जिसमें आईएमएफ शामिल है, वर्ल्ड बैंक शामिल है, ये सारे कि ये इसको हल्का हल्का इसकी इन्फ्लुएंस को डाइल्यूट किया जाए। और उसके लिए कौन ले रहा है स्टेप? उसके लिए जाहिर है पहले किस्म का ब्रिक बना था, ब्रिक ने अब मजीद इस शेप लेनी शुरू कर दी है जब से इंडिया को एलिनेट करना शुरू किया अमेरिका ने। तो ये एक बहुत बड़ी वेव है जो प्रोड्यूस हुई है। दूसरा आपने जो कहा, ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है और अल्लाह की तरफ से हुआ है कि सारी दुनिया जो है वो इजराइल के इस लिहाज से खिलाफ हो गई है कि वो एक एग्रेसर है, और मतलब सबने देख लिया कि किस तरह के वो जुल्म कर रहा है। तो उसकी जो पूरी एक स्टोरी थी सेकंड वर्ल्ड वॉर से जो स्टार्ट हुई थी, वो अब पंक्चर हो गई हुई है, जो कि अनथिंकेबल थी कुछ वक्त पहले तक। और इसमें क्रेडिट ज़्यादा हमें देना चाहिए, मानना चाहिए कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने ज़्यादा मुजाहरे किए हैं और ज़्यादा इसको रेजिस्ट किया है। और अब हम देख रहे हैं कि साउथ अमेरिका कितना आगे आया है। इसी तरह साउथ अफ्रीका ने जो एक इजराइल के खिलाफ मुहिम स्टार्ट की थी। तो अब जो सारे रूलर्स हैं वो थोड़ा सा अंडर प्रेशर है फ्रॉम द पब्लिक, बिकॉज वो तो जो एक हमारा रवायती वर्ल्ड सिस्टम था वो तो उसके अलमबरदार हैं और उसी को ही कायम करना चाहते हैं। लेकिन लोग जो हैं वो अब इस चीज से तंग आ चुके हुए हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन वर्ल्ड में जो आ गई है। सो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जिसने अवाम को मजबूर कर दिया है कि वो अपनी ही हुकूमतों के खिलाफ मुख्तलिफ तौर पे निकले। और ये जो गम और गुस्सा होता है ये मुख्तलिफ फॉर्म में निकलता है। इसराइल के खिलाफ भी वो इट इज़ वन ऑफ दोज फॉर्म्स जिसमें वो निकल रहा है। और आप देखिएगा कि ये जो एक रीसेट वर्ल्ड का हुआ है, अब आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में आपको नए नए सरप्राइजेस मिलते ही रहेंगे। बड़ा अच्छा जो आपने कुछ अर्सा एयर पहले मार्शल तक साहब शायद आपने इस पे बताया यानी यू आर टॉकिंग अबाउट दी पेंट अप एंगर जो है वो निकल रही है वेस्ट में। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। जनाब एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद अख्तर साहब, थैंक यू वेरी मच, वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन। एंड सेम जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रम्प साहब आएंगे, उनसे हमने क्या मामला करना है, उनसे बात करना वैसे ज़रा कोई ट्रिकी सा मामला है। आज वो दोस्त होते हैं, कल दुश्मन, मगर हमारे साथ तो अच्छे चल रहे हैं, अच्छी बात है, इसी तरह चलते रहें। और फिर जो भारत में हमने देखा कि लद्दाख में हमें वहाँ कर्फ्यू लग रहा है, बीजेपी के जो है वो ऑफिस जलाए जा रहे हैं, स्ट्रीट। और जो आखिर में बात शाहिद अख्तर साहब रीसेट की बात कर रहे थे, तो लगता है कि एक ज़माना पलट रहा है और आवाम जो है वो आलमी तौर पर नाखुश है उन पॉलिसी से जो वेस्टेड इंटरेस्ट हुक्मरान अशराफिया के हैं दुनिया भर में।